सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो। ये देखो, ये देखो, इधर देखो, ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? इनमें भी दो हिस्से बनाए जाते हैं, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है अनरिजर्व कैपिटल। इसको भी बना लेना, रिजर्व कैपिटल और जो पैसा नहीं मांगा गया ना। अरे भाई सब्सक्राइब हुआ था, सब्सक्राइब तो हुआ था ना, माने एप्लीकेशन पर तो पैसा आया होगा। अब उन लोगों को हम आगे का पैसा नहीं मांगे तो उन पैसों में से कुछ को हम रिजर्व कर लेते हैं और कुछ को रिजर्व नहीं करते हैं। जिनको रिजर्व कर लेते हैं वो रिजर्व कैपिटल कहलाते हैं और जिनको रिजर्व हम लोग नहीं करते हैं उनको अनरिजर्व कैपिटल कहते हैं। क्लियर है बात? तो ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, जरा सा ये भी लिख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़े क्या? तो आप लोगों के चैप्टर का नाम क्या है सर? शेयर एंड शेयर कैपिटल, जिसमें आप लोगों ने शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानी है कि नहीं, कि शेयर कैपिटल क्या होता है, कितने प्रकार का शेयर कैपिटल होता है, और उसमें शेयर शब्द के बारे में भी आपने थोड़ा सा जाना था, 2 लाइन, कि शेयर क्या होता है। आइए अब आज से हम लोग शेयर वर्ड जो है वो शेयर वर्ड के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है सर, कि शेयर होता क्या है, कंपनी में क्या इस्तेमाल है उसका, उससे क्या होता है, आगे बहुत सारी डिटेल्स हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करें क्या? बोलो ना, शुरुआत करें क्या? चलो ध्यान दो। तो शुरू करते हैं शेयर्स के बारे में। किसके बारे में? शेयर्स के बारे में। क्या होता है शेयर्स, आइए जानते हैं। लिखे यहां पर शेयर्स। चलो ध्यान दो। तो शेयर्स के बारे में अगर कहें तो कहेंगे कि शेयर क्या होता है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है कि जो कंपनी का कैपिटल होता है वो छोटे छोटे यूनिट्स में बटा होता है, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बटा होता है, यानी टुकड़ों में बटा होता है। और हर एक टुकड़े को क्या कहते हैं सर? शेयर्स कहते हैं। ये पिछले क्लास में ही हम बता दिए थे। तो कहेंगे द कैपिटल ऑफ द कंपनी, द कैपिटल ऑफ द कंपनी, the capital of the company, the capital of the company is divided, बटा होता है, into small units or denomination, and each small unit is called shares. सिंपल। कहता है कि जो कंपनी का कैपिटल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, डिनोमिनेशन भी आप कह सकते हैं। डिनोमिनेशन जानते हैं क्या होता है? अरे डिनोमिनेशन, अरे जैसे ऐसे नहीं लिखते हो क्या? ऐसे लिखते हो ना, 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10, अगर मान लो ऐसे लिखते हो तो इसको ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, समझ गए? और ऊपरवा नीचे वाला क्या बोलते हैं? यस सर, डिनोमिनेटर। समझ गए बात? माने अंश और हिंदी में कहे तो अंश, और नीचे वाला को हर। बोलो ना, तो ध्यान से सुनो। तो ये जो निचवा वाला है ना, इसी को डिनोमिनेटर कहते हैं, हर कहते हैं। तो ये जो कहता है कि जो कंपनी का मान लो ये कैपिटल है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, छोटे छोटे डिनोमिनेशन में बांट दिया जाएगा। और हर डिनोमिनेशन, यानी एक टुकड़ा कितने रुपए का है? 10 रुपया का ना, तो हर छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। यानी हर 10 रुपया का एक टुकड़ा, हर 10 रुपया का एक टुकड़ा जो है, हर 10 रुपया का एक टुकड़ा जो है वो क्या कहलाएगा? शेयर्स कहलाएगा। समझ गए बात? शेयर कोई पूछेगा तो बता सकते हो, कंपनी का कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, उसी को, हर टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं?
शेयर कहते हैं। आया बात समझ में? बोलो ना। यही चीज यहां पर आप लोग एग्जाम्पल में लिख लेना कि मान लो कोई कंपनी है, कौन सी कंपनी है जानते हो? कॉमर्स 2.0 लिमिटेड। ये एक कंपनी है और इसका जो कैपिटल है, इस कंपनी का जो कैपिटल है, ये कैपिटल कितना है जानते हो? ये कैपिटल है मान लो फिलहाल के लिए 10 लाख रुपए का। कितने रुपए का है? 10 लाख रुपए का है। और ये 10 लाख रुपए का कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू, बटा हुआ है इनटू, आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। इसका जो कैपिटल है ना कॉमर्स 2.0 लिमिटेड का, इसका जो कैपिटल है 10 लाख रुपए का, वो बटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। एंड छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, स्मॉल यूनिट्स ऑफ ₹10, 10-10 रुपए के टुकड़ों में बटा हुआ है। क्या समझे? 10-10 रुपए के टुकड़ों में बटा हुआ है का मतलब ये जो 10 लाख रुपया का कैपिटल है, ये 10-10 रुपया के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है का मतलब कितने टुकड़े हो गए? कोई बताएगा क्या? 1 लाख टुकड़े हो गए। और ये 1 लाख टुकड़ों में बटा हुआ है, तो हर टुकड़ा, ये कितने शेयर्स हो गए? 1 लाख शेयर्स हो गए। तो हर एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। तो अगर कोई कैपिटल है उसको 10-10 रुपए के टुकड़ों में बांट दे तो एक टुकड़ा कितने का हो गया? 10 रुपए का होगा। और इस प्रकार से टोटल मिला के कितने शेयर्स हो जाएंगे? कितना टुकड़ा हो जाएगा? 1 लाख टुकड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बताओ ना, हर टुकड़े को क्या कहा जाएगा? शेयर्स कहा जाएगा। इतनी बातें समझ गए? बोलो ना। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा था, जिसमें हमने आप लोगों को ये चीज बताया था टाइप्स ऑफ कैपिटल में कि सर कंपनी का जो रजिस्टर्ड कैपिटल होता है या ऑथराइज्ड कैपिटल होता है या उसी को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, वो दो भागों में बटा होता है, एक इशूड कैपिटल और दूसरा अनइशूड कैपिटल। यानी कि उस ऑथराइज्ड कैपिटल में से कुछ कैपिटल को इशू किया जाता है, कुछ को इशू नहीं किया जाता है। जो इशू किया जाता है वो इशूड कैपिटल कहलाता है और जो इशू नहीं किया जाता है उसको अनइशूड कैपिटल कहते हैं। कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो उसमें से कुछ सब्सक्राइब होता है और कुछ सब्सक्राइब नहीं होता है। जो सब्सक्राइब होता है उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं और जो सब्सक्राइब नहीं होता उसको अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। और उस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कुछ कैपिटल को कंपनी वाले कॉल करते हैं, कुछ को कॉल नहीं करते हैं। जिनको कॉल करते हैं उनको कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं और जिनको कॉल नहीं किया जाता है उनको अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। और फिर जिनको कॉल किया जाता है उनमें से कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं देते हैं। तो जो लोग पैसा देते हैं उनको पेड अप कैपिटल कहते हैं और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनको कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। और फिर जो अनकॉल्ड कैपिटल था, यानी जिनसे पैसा नहीं मांगा गया था, उनमें से कुछ पैसा रिजर्व कर लिया जाता है और कुछ रिजर्व नहीं किया जाता है। जिनको रिजर्व कर लिया जाता है वो रिजर्व कैपिटल कहलाते हैं और जिनको रिजर्व नहीं किया जाता वो अनरिजर्व कैपिटल कहलाता है। जो ये रिजर्व कैपिटल है ना, ये जो रिजर्व कैपिटल है ना, मतलब कि कुछ पैसा रिजर्व कर लिया जाता है। ये आपको पैसा मांगा जाता है कब सर? जब कंपनी विकट परिस्थिति में यानी बंद होने की परिस्थिति में आ जाती है, उस समय पर अगर पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो इन लोगों से पैसा मांगा जाता है। रिजर्व के रूप में वो पड़ा रहता है कैपिटल। ठीक है सर? अगर सामने वाले सहमत हो जाते हैं तो ऐसा किया जाता है। चलो ध्यान दो, आप सभी को हम बता दें कि हम लोग शेयर्स के बारे में उसके बाद पढ़ना शुरू किए हैं, जिनमें आप सभी को हमने शेयर्स के बारे में पहले भी बताया है, अभी भी बता दिया कि शेयर क्या होता है। तो कंपनी का जो कैपिटल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है और हर टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा भी आप लोगों को मैंने समझा दिया। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, शेयर से ही संबंधित जो है टाइप्स ऑफ शेयर्स, यानी शेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो मिटा दे क्या इधर बगल वाला, इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। इसको नहीं लिखे होंगे, कल के क्लास में नहीं लिखे होंगे, आज लिख लीजिएगा इस वाले को। चलिए मिटाए क्या? तो शुरू करते हैं शेयर समझने के बाद अपना टॉपिक, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, शेयर को जानते हो हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। अंश कहाँ है? आया है पढ़ने आज? शेयर को हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। तो चलो आज हम टाइप्स ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं, यानी कि अंशों के प्रकार पढ़ रहे हैं।
तो आइए अंशों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो कहता है कि अंश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले वाले को बोलते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे वाले को बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। समझ गए बात? इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर्स, ये दो प्रकार के शेयर्स पाए जाते हैं। समझे क्या? बोलो ना। और इन्हीं दोनों के बारे में हमें डिटेल में जानना है। ये दो ही प्रकार के शेयर्स होते हैं सर दुनिया में, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर। तो आइए जानते हैं इक्विटी शेयर क्या होता है और दूसरा प्रीफरेंस शेयर क्या होता है। समझ गए बात? बोलो ना। तो चलो शुरू करें क्या? देखो ऐसा है कि इक्विटी शेयर पहले नंबर में हम लिख दिए हैं, दूसरे नंबर में प्रेफरेंस शेयर। लेकिन पढ़ने की जब बात हम करें तो पहले आप लोग को हम पढ़ाएंगे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। क्योंकि इक्विटी शेयर को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है आपकी किताबों में कि इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। तो अगर ऐसा डेफिनेशन हम लिख दें तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा क्या? इक्विटी शेयर के बारे में अगर हम पढ़ाना शुरू करें और लिखे यहाँ पर इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, माने इक्विटी शेयर वो शेयर को कहते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा क्या? तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है। लेकिन मजे की बात यह है, अच्छी बात यह है कि सर प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन किया गया है, प्रेफरेंस शेयर को बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। तो आइए क्यों ना पहले प्रेफरेंस शेयर के बारे में ही हम डिटेल में जान लें। और जब प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिटेल में जान लेंगे तो इक्विटी शेयर फिर उसके बाद जैसे ही कहेंगे कि वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है वो इक्विटी शेयर है, तो आप प्रेफरेंस शेयर के बारे में पहले से जानते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इनको छोड़ के बाकी जो भी होंगे वो सब इक्विटी होंगे। आया क्या बात समझ में? तो आओ हम लोग सबसे पहले क्या जानना शुरू करते हैं? प्रेफरेंस शेयर के बारे में। बोलो ना, शुरू करें क्या? तो चलो शुरू करते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। तो आ जाओ प्रीफरेंस शेयर के बारे में शुरू करते हैं कि प्रीफरेंस शेयर क्या होते हैं। शुरू करें क्या? तो जरा ध्यान से देखो प्रीफरेंस शेयर। देखो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हिंदी में जानते हो क्या बोलते हैं इसको? इक्विटी शेयर को बोलते हैं समता अंश। क्या बोलते हैं? समता अंश। ये टाइप्स ऑफ शेयर्स का मतलब अंशों के प्रकार, अंशों के प्रकार। और ये अंशों की प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक समता अंश और दूसरा प्रीफरेंस शेयर का मतलब होता है पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार, पूर्वाधिकार अंश होते हैं। समझ गए बात? तो देखो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इक्विटी शेयर यानी समता अंश और प्रीफरेंस शेयर माने पूर्वाधिकार अंश। अब दोनों का इंग्लिश में नाम पढ़े चाहे हिंदी में, दोनों जनरल वर्ड है, सामान्य शब्द है। पूर्वाधिकार माने जिसको पूर्व अधिकार मिलता है, पूर्व माने पहले, जिस शेयर को पहले अधिकार मिलता है उसको हम लोग प्रीफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार कहते हैं। अब ये पहले अधिकार किस बात का सर? किस बात का पहले अधिकार? तो हम लोग जानेंगे किस बात का पहले अधिकार मिलता है। ठीक है सर। तो या फिर इंग्लिश में भी आप लोग देखेंगे तो क्या लिखा है? प्रीफरेंस शेयर। मतलब नाम से यह स्पष्ट है कि वैसा शेयर जिनको प्रीफरेंस पहले दिया जाता है। नहीं कहते हैं कि पहले आप किसी खास आदमी को हम लोग पहले ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं कभी कभी अपने लाइफ में, है ना? ऐसा आप लोग करते हैं बारात में? अरे सामान्य जीवन में भी किसी को खास हम लोग देते हैं ना वो प्रेफरेंस। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि प्रेफरेंस बोलते हैं हम लोग कि नहीं बोलते तनी पहले लाइन में ना लगना पड़े। अरे आइए आइए, आप लाइन में क्या लगेगा, पहले आप आइए। समझ गए बात? देखना बाराती लोग आते हैं, बाराती लोग शादी वगैरह में तो देखते हो अगल बगल के मोहल्ले के जो लड़के होते हैं उनको साइड हटो, साइड हटो, पहले आने दो इनको, बाराती है ना, समझा करो बात। प्रेफरेंस तो नहीं ज्यादा मिलता है। बाराती लोग भी सोचते हैं कि हम लड़के वाले हैं ना, तो ऐसे चलते हैं। तो हमको समझ नहीं आता माइंड सेट, वही कहीं पे ऐसे चलते हैं, कहीं पे लड़की वाले होके चलते रहते हैं जिस समय पे, तो ऐसे होके रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये सोच ही गलत है। हमेशा नॉर्मल रहिए, लड़की वाले हैं चाहे लड़के वाले हैं, नॉर्मल रहिए। इसमें क्या कि लड़के वाले पार्टी से आए हैं, आप बारात में तो तन के रहेंगे, या तिलक में आए हैं तो ऐसे रहेंगे, ये कौन बात हुआ? नॉर्मल रहिए। ये पुरुष प्रधान समाज का जब तक सोच नहीं बदलेगा ना, तब तक समाज का स्थिति ठीक नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं हम लोग। हाँ
तो प्रीफरेंस शेयर के बारे में हम ये बता रहे थे कि प्रीफरेंस शेयर्स उन शेयर्स को कहते हैं जिनको प्रीफरेंस पहले मिलता है, यानी कि अधिकार उनको पहले मिलता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेकिन अब हमें ये जानना है कि अधिकार किस चीज में पहले मिलता है सर, किस चीज में अधिकार पहले मिलता है। तो आइए जानते हैं, लिखेंगे इसके बारे में। प्रीफरेंस शेयर, बात ना करो, प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स आर those shares, preference shares are those shares which have preferential rights। क्या होते हैं उनके पास? प्रीफरेंशियल राइट्स, जिनके पास पूर्व अधिकार होते हैं। which have preferential rights, पूर्व अधिकार होते हैं। किस चीज में पूर्व अधिकार मिलते हैं सर इनको? तो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ किन किन चीजों में पूर्वाधिकार मिलता है, जरा देखिएगा। तो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, पहला किस रिस्पेक्ट में मिलता है सर? तो कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, यानी कि उनको लाभांश पाने में। डिविडेंड का मतलब लाभांश, लाभांश पाने में सर, लाभांश पाने में यानी लाभ का हिस्सा। जब कंपनी कमाएगी, कंपनी चलेगी, कंपनी बिजनेस करेगी तो कमाएगी ना, और जब कमाएगी तो प्रॉफिट होगा ना। अब प्रॉफिट होगा तो जो जो लोग शेयर खरीदे हैं उनको हिस्सा मिलेगा ना, उस प्रॉफिट में से, लाभ में से लाभ का हिस्सा मिलेगा ना, लाभ का कुछ अंश मिलेगा ना, उसी को लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं? लाभ के कुछ अंश को लाभांश कहते हैं। तो डिविडेंड जब बांटने की बात आएगी, यानी लाभांश बांटने की बात आएगी, जब कंपनी प्रॉफिट कमाई रहेगी, तो सबसे पहले लाभ में हिस्सा किसको मिलेगा? प्रीफरेंस शेयर यानी पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलेगा। उनको पहले मिलेगा जिनके पास प्रीफरेंस शेयर पहले से पड़ा हुआ है। समझ गए बात? तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर जो लोग होंगे, मतलब जिनके पास पूर्वाधिकार अंश होगा, उनको डिविडेंड में हिस्सा पहले मिलेगा। समझ गए बात? लाभ बांटने की बारी आएगी, लाभ माने वही नहीं समझे, बाराती वाला बात। हाँ, पहले 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 ही भाई साहब इन लोगों को दिया जाएगा। पहले सब हटो, सब हटो, इक्विटी शेयर हटो, इधर हटो, यहां से किसको दिया जाएगा? प्रीफरेंस शेयर को। आइए आइए आइए, लाभ लीजिए, है ना। प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लीजिए पहले आप। समझ के बाद इनके लिए जगह खाली करवाया जाएगा। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डरों को पहले मिलेगा। ये वही वाली बात हो गई ना जी, हटो वहां से, इक्विटी शेयर हटो वहां से, जल्दी हटो। आई कहेगा बहुत जगह है, ठीक है। चलो चलो देखो, और दूसरा किस में अधिकार पहले मिलेगा सर? एक तो डिविडेंड में हो गया, डिविडेंड में अधिकार पहले मिलेगा। दूसरा अधिकार किस में पहले मिलेगा सर? दूसरा अधिकार तो कहता है कि दूसरा अधिकार रीपेमेंट, किसमें? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि पूंजी का पुनर्भुगतान। रीपेमेंट माने पुनर्भुगतान, वापस से भुगतान करना। मान लो कि अगर कंपनी, भगवान ना करे कि कोई कंपनी जल्दी बंद हो, अच्छे से चलती रहे सारी कंपनियां, देश आगे बढ़े, लेकिन किसी किसी परिस्थिति में कोई कोई कंपनी बंद होने लगती है कि नहीं? अगर किसी परिस्थिति में कोई कंपनी बंद होती है, तो आप लोगों ने अभी अभी पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कंपनी में तो एक बिजनेस ही है ना, तो वैसे ही पार्टनरशिप बिजनेस में ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में जैसे पार्टनरशिप बिजनेस बंद होता है तो डिसोल्यूशन नाम का, डिसोल्यूशन बोलते हैं ना उसको। पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप बिजनेस जब बंद होता है तो उसको क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन कहते हैं। और कंपनी बंद होता है तो उसको लिक्विडेशन कहते हैं, लिक्विडेशन भी कहा जाता है। समझ गए बात? तो जैसे पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो तुम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना करके और सारे के सारे संपत्तियों को बेच करके कैसे लायबिलिटीज का पेमेंट करते हो? पहले बाहर वाली लायबिलिटी, सब लायबिलिटी खत्म हो जाएगा बाहर वाला, तब अंदर वाला लायबिलिटी माने पार्टनरों का पेमेंट फिर होता है सबसे लास्ट में। लास्ट में पैसा बच जाएगा तो पार्टनरों का पेमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो ना।
उसी प्रकार से अगर कंपनी बंद होती है तो पहले बाहर वालों का सारे संपत्तियों को बेच करके पहले बाहर वालों का कर्जा चुकाया जाएगा, और जब बाहर वालों का कर्जा चुका दिया जाएगा तब अंदर वालों की बारी आएगी, और अंदर वालों की बारी, अंदर वाले यही तो हैं शेयर होल्डर्स, यही तो हैं इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, यही ना अंदर वाले लोग हैं। इनमें से जब इनको पेमेंट करने की बारी आएगी तो पहले कहा जाएगा पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पहले पेमेंट किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डरों के तुलना में इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले पेमेंट किसको किया जाएगा सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पहले कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। अगर पैसा बचा तो सारे कर्जों को चुकता करने के बाद, सारे कर्जों का पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बच गया तो फिर उस पैसे में से उसका पूंजी का भुगतान किया जाएगा ना। पार्टनरशिप में अभी भी पढ़ के आए हो, पार्टनरशिप में पढ़े होगे कि सबसे लास्ट में सारा कर्जा चुकाने के बाद पार्टनरों का कैपिटल वापस किया जाता है अगर बच जाता है तो, बोलो ना। उसी प्रकार से यहां पर भी सारे कर्जा चुकाने के बाद, सारे कर्ज को चुकाने के बाद अगर पैसा बच गया तो जब अपने मालिकों को पेमेंट करने की बात आती है तो इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पेमेंट किया जाता है। तो ये दो चीजों का अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को पहले मिलता है। समझ गए बात? एक तो डिविडेंड का राइट पहले मिलता है, दो ठो राइट इसके पास है, दो ठो अधिकार है, पहला डिविडेंड का और दूसरा कैपिटल का, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डरों को कैपिटल का रीपेमेंट करने से पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा। आगे लॉजिक समझ में? तो ये होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर व्हिच हैव प्रेफरेंशियल राइट, जिनके पास पूर्व अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में, यानी किसके उपलक्ष्य में होते हैं सर? डिविडेंड के और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के, यानी डिविडेंड का भी पेमेंट पहले होगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले होगा। किससे पहले होगा? इक्विटी शेयर होल्डरों से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का होगा। तो समझ गए क्या होता है प्रेफरेंस शेयर? बोलो ना। आओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स का तो ये हो गया डेफिनेशन, ये हो गया प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन। अब आते हैं जरा सा प्रेफरेंस शेयर के बारे में, और भी कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर की थोड़ी बहुत बातें और क्या है प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो आइए जरा ध्यान से सुनिएगा सर। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। चलिए यहां लिखे क्या? फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलो लिखो। यानी प्रेफरेंस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का, प्रेफरेंस शेयर्स का फीचर्स पढ़ रहे हैं, यानी पूर्वाधिकार अंश की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। आइए विशेषताओं में जानते हैं। पहली विशेषता कि सर इट हैज प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड, इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड पाने का। इट हैज प्रेफरेंशियल राइट, इट हैज प्रेफरेंशियल राइट टू गेट डिविडेंड। जरा सुनो ध्यान से, कुछ मजे की बात अब बताने जा रहे हैं। इनको डिविडेंड पाने का जो अधिकार है वो सबसे पहले होता है, प्रेफरेंशियल राइट इनके पास होता है, पूर्वाधिकार होता है, प्रेफरेंशियल राइट होता है इनके पास डिविडेंड पाने का, यानी कि लाभांश पाने का अधिकार इनके पास पहले होता है इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन जरा ध्यान देना कि इनको जो लाभ मिलता है ना, तो आप लोग जो जरा लॉजिकली सोचिए, सवाल पूछते हैं आप सभी से, एक सवाल पूछते हैं, जरा सब लोग बताने का प्रयास करेंगे। सर कितना अच्छा बात है ना, बोलो कितना अच्छा बात है ना कि सर डिविडेंड भी पहले मिलेगा, अब पेमेंट भी हो जाएगा कैपिटल का पहले, तो हर कोई तो प्रेफरेंस शेयर ही खरीदना चाहेगा, बोलो ना। अगर ऐसी बात है, इतनी अच्छी बात ही है इसमें, तो सब कोई तो प्रेफरेंस शेयर ही कंपनी का खरीदना चाहेगा। शेयर खरीद बिक्री कर सकते हो ना शेयर मार्केट में। अगर इतनी ही अच्छी बात है तो कोई इक्विटी शेयर क्यों खरीदेगा सर? सभी लोग प्रेफरेंस शेयर ही खरीदेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा उस ट्रेडर से, बताना ट्रेडर, तुम इक्विटी शेयर खरीदते हो कि प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी खरीदता है। अब बताओ, अभी अभी आप लोग सुने हो यहां पर, ये देखो अभी अभी सुने हो कि सर प्रेफरेंस शेयर के इतने फायदे हैं,
डिविडेंड भी पहले मिलेगा और कैपिटल का पेमेंट भी पहले हो जाएगा। तो फिर वो लड़का एक पागल है क्या, इक्विटी शेयर खरीद रहा है प्रेफरेंस छोड़ के? बोलो ना, आप लोग का राय क्या कहता है? प्रेफरेंस खरीदना चाहिए? काहे नहीं खरीदना चाहिए प्रेफरेंस? ना ना, ऐसा बात हम तो कहीं नहीं लिखे हैं कि लायबिलिटी का पेमेंट इसे करवाया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि लायबिलिटी आएगा कंपनी पर तो कहा जाएगा पहले पहले, पहले तुमको अधिकार दिए थे ना, लाओ लायबिलिटी भी पेमेंट तुम ही करो। ऐसा नहीं होता है। कोई बताएगा? तो सुनो, सब हम लोग पढ़ेंगे, चिंता ना करो, चिंता ना करो, सब पढ़ेंगे। देखो देखो कमियां देखो, देखो देखो इधर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को अधिकार पहले मिलता है ना डिविडेंड का, यानी लाभ पाने का, वो एट फिक्स रेट होता है, एट अ फिक्स्ड रेट। देखो ये फिक्स रेट होता है, 8%, 10%, 12%, 15%, जो भी होगा वो फिक्स होगा, हर साल उतना ही मिलेगा, उससे ना कम और ना ज्यादा। समझ गए बात? डिविडेंड जो होगा वो हमेशा फिक्स मिलेगा। समझ गए बात? फिक्स रेट से मिलेगा। और सर इक्विटी शेयर में कुछ फिक्स नहीं होता है, बढ़िया से कंपनी चल गया ना तो कितना आपको डिविडेंड मिलेगा उसका कोनो था पता नहीं है। एग्जांपल दें, रिलायंस कंपनी का एग्जांपल देते हैं। ट्रेडर तुमको मालूम है क्या रिलायंस कंपनी ने इस साल कितना डिविडेंड बांटा है? मालूम है इक्विटी शेयर होल्डरों को? 90%। कौन कहता है 8%, 10%, 15% बांटने के लिए? सर 90% रिलायंस कंपनी ने बांटा है डिविडेंड। अभी मैं डिजिटली पढ़ा रहा होता तो आप लोगों को दिखाता उसका निकाल के डिविडेंड रिलायंस कंपनी का। मैं प्रयास करूंगा अगले क्लास से इस पे सब पढ़ाने के लिए और दिखाने के लिए। 90% डिविडेंड बांटा है इक्विटी शेयर होल्डरों को रिलायंस कंपनी ने, और ये हाँ ये फिक्स रेट से। और लेकिन दिक्कत ये है इक्विटी शेयर होल्डर में कि पैसा कमाई नहीं हुआ ना तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। पैसा कमाई नहीं हुआ अगर तो 1 रुपया नहीं मिलेगा आपको, ये भी बात है, रिस्क है। समझ के बात? और इनके पास रिस्क ज्यादा नहीं है, इनको मिलेगा ही मिलेगा। समझ के बात? लेकिन फिक्स रेट से मिलेगा, पहले मिलेगा, तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। हाँ सेफ्टी के साथ चलना है तो ये ठीक है फिर, लेकिन कमाई तो कम होगा, फिक्स रेट से होगा, उसमें कितना भी कमा सकते हो इक्विटी शेयर में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या ये बात समझ गए कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है? ये बात समझ गए? लेकिन उनके पास पूर्व अधिकार होता है इक्विटी शेयर होल्डरों की तुलना में, पहले उनको मिलता है। चलो, इट हैज क्युमुलेटिव राइट टू डिविडेंड, जरा ध्यान देना, लिखेंगे इट हैज क्युमुलेटिव राइट ऑफ डिविडेंड। मैं सबके बारे में बताते चलता हूं, ध्यान से सुनते चलिए। कहता है क्युमुलेटिव राइट, जानते हो क्युमुलेटिव राइट क्या होता है? जैसे अभी अभी हमने कहा कि सर इनको फिक्स रेट से, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को फिक्स रेट से मिलता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डरों को फिक्स रेट से नहीं मिलता है। अगर बिजनेस अच्छा से चल गया, कंपनी अच्छा से चल गया, तो कितना डिविडेंड मिलेगा उसका कोई था पता नहीं है। समझ गए बात? देख रहे हो रिलायंस कंपनी ने 90% का बांटा है अभी अभी डिविडेंड, लेकिन ये भी रिस्क है कि नहीं अगर प्रॉफिट हुआ बिजनेस में तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो मान लो अगर इस साल कोई कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा है तो उसको अगर कंपनी अच्छा से नहीं चला, प्रॉफिट नहीं कमाया, तब तो इक्विटी शेयर होल्डरों पर डिविडेंड नहीं ना मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के बारे में कहता है कि प्रॉफिट नहीं भी हुआ है ना, हालांकि प्रॉफिट में से इनको भी दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को भी प्रॉफिट होगा तब ना डिविडेंड मिलेगा जी। लेकिन कहता है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहता है कि अगले साल फिर बिजनेस चलेगा ना, अगले साल अगर प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल का भी जोड़ के तब दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा। इससे क्या फायदा हुआ? पिछले साल अगर नहीं भी मिला था तो अगले साल पिछले साल वाला जोड़ के मिल जाएगा इसमें। समझ के बात? और इसी को कहते हैं क्युमुलेटिव राइट, माने पिछले बार वाला अगर प्रॉफिट नहीं भी मिला है किसी भी वजह से, तो वो इस बार अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो पिछले बार वाला भी जोड़ के इस बार वाला भी जोड़ के दोनों मिलेगा हमको। ये भी अधिकार इनके पास होता है, लेकिन फिक्स रेट से मिलेगा ना यार, फिक्स रेट से मिलेगा। एफडी टाइप का है, समझ गया बात? एफडी टाइप का है, एफडी समझते हो, फिक्स डिपॉजिट, उस टाइप का है ये। हाँ लेकिन एफडी से थोड़ा ज्यादा रेट मिलता है, एफडी में 6, 7, 8% आजकल मिलता है, इसमें तनी 10, 12, 15 मिल सकता है। समझ गए बात?
चलो आगे सुनो, आगे सुनो। अब आगे लिखेंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉर्मली हैव नो राइट्स, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉर्मली, सामान्य तौर पे अगर हम बात करें, नॉर्मली हैव नो राइट्स, तो उनके पास नो राइट, कोई भी राइट नहीं होता है ऑफ वोटिंग, वोटिंग का कोई भी अधिकार नहीं होता। अब ये वोटिंग क्या होता है, इलेक्शन होता है क्या कंपनी में, अरे आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं हम, जब कंपनी के विशेषताएं बता रहे थे तो उसमें बताए थे वोटिंग के बारे में। यहाँ वोटिंग का क्या अर्थ है कि कंपनी में कोई जब डिसीजन लेना होता है तो उसके मेंबर्स, उसके शेयर होल्डरों से पूछा जाता है राय उनकी कि क्या आप इस डिसीजन से सहमत हैं या नहीं है, तो राय लेना, सहमति अपना देना, मतलब अपना ओपिनियन देना, तो यही हो गया ना सर कि आप वोट कीजिए कि आप सहमत है कि नहीं है। अगर हाँ तो यस कहिए, ना तो नो कहिए। हाँ है अगर तो हाथ खड़े कीजिए कि हाँ हम सहमत है, नहीं तो चुपचाप रहिए। तो ये बताइए आपको अधिकार मिल रहा है ना किसी कंपनी के संबंधित डिसीजन के बारे में बोलने का, कंपनी से संबंधित किसी डिसीजन के बारे में बोलने का अधिकार आपको मिल रहा है ना, तो क्या हम नहीं कहेंगे कि ये वोटिंग राइट है, इसी को वोटिंग राइट कहेंगे। और ये राइट, ये वोट करने का अधिकार नॉर्मली सामान्य तौर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के पास नहीं होता है, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डरों के पास होता है। लॉजिक समझ गए, नहीं समझ में आया? किसी भी निर्णय में भागीदार बनने का, निर्णय में भागीदार है ना, किसी भी टॉपिक से डिसीजन लिया जा रहा है संबंधित, किसी भी टॉपिक संबंधित, तो अधिकार किसको बोलने के लिए दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डरों को। प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लॉजिक समझ गए? तो नुकसान तो है, तुम कंपनी का ढेर सारा शेयर खरीद लिया, तुम्हारे पास अधिकार नहीं है वोट करने का, खूब पैसा लगा दिए कंपनी में, तुमको कुछ कहने का अधिकार नहीं है, नुकसान है कि नहीं है? इस वजह से वो लड़का इक्विटी शेयर खरीदता है। अगर वो लड़का किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा है तो ही हैज राइट टू वोट इन दैट कंपनी, उसके पास अधिकार है कि वो कंपनी में क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। एमआरएफ का टायर की बात, एमआरएफ टायर की बात कर रहा था ना, 1,09,000 का शेयर प्राइस चल रहा है इस समय पर एमआरएफ टायर का। एक शेयर वो घटते बढ़ते रहता है, फिक्स थोड़ी रहता है। यानी एक शेयर खरीदना है अगर, तो लगभग मान के चलिए कि 1,09,000 रुपया आपको देना पड़ेगा एक शेयर का। तो उसने एक शेयर भी अगर खरीदा है तो उसके पास राइट है कंपनी में वोट करने का, अधिकार है। लेकिन तब बात है कि उसके पास एक शेयर है, बाकी और लोगों के पास बहुत सारा शेयर होगा, हजारों की संख्या में होगा, लाखों की संख्या में। आगे बढ़ते हैं सर। तो हमने कहा कि नॉर्मली इनको वोट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इट मस्ट बी रिडीम्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स। और ये भी बात सुन लो, इट मस्ट बी रिडीम्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट मस्ट बी रिडीम्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स। समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। कहता है कि 20 साल एक्सपायर होने के पहले, यानी 20 साल बीतने के पहले, यानी कि लास्टली 20 साल तक बोल सकते हैं, 20 साल के पहले पहले, यानी 20 साल पार नहीं होना चाहिए, उसके पहले पहले जितने भी लोगों ने कंपनी में प्रेफरेंस शेयर के रूप में पैसे दिए हैं, उन सबको उनका पैसा वापस लौटा देना है। अगर 20 साल के पहले पहले कंपनी बंद नहीं भी हुई ना, तो जितना रुपया भी आप अगर प्रेफरेंस शेयर में लगा रहे हैं कॉमर्स 2.0 लिमिटेड कंपनी में, प्रेफरेंस शेयर के रूप में जितना पैसा लगाए हैं आपको 20 साल के अंदर अंदर वापस कर दिया जाएगा उतना पैसा। समझ गए बात? लेकिन ऐसा कोई सीन इक्विटी शेयर में नहीं होता है। इक्विटी शेयर में ऐसा कोई सीन नहीं होता है सर। इक्विटी शेयर का पैसा वापस नहीं किया जाता है। अगर कंपनी बंद हो गई और सारा का सारा प्रोसेस बंद करने वाला लिक्विडेशन का प्रोसेस अगर किया गया, सारे बाहरी कर्जों को पेमेंट कर दिया गया और फिर बाद में पैसे बच गए, तो हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर को उस समय पर पैसा वापस किया जाए। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डरों को पैसा वापस नहीं किया जाता है। समझ गए बात? पैसा वापस 20 साल के अंदर अंदर वापस करना पड़ता है। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को। लॉजिक समझ गए क्या? बोलो ना। चलो एक और पॉइंट लिख लेते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। इट कैन बी बॉट और सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। लिख लेते हैं, इट कैन बी
bought and sold in स्टॉक एक्सचेंज। जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज में यानी शेयर मार्केट में, सिंपल सा बात कहे स्टॉक एक्सचेंज का तो मतलब शेयर मार्केट, जिस प्रकार से शेयर मार्केट में वो लड़का कैसे बोला कि इक्विटी शेयर खरीदे हैं सर, वो बेच भी सकता है, बेच भी सकता है। तो जिस प्रकार से इक्विटी शेयर को खरीदा है वो बेच भी सकता है, उसी प्रकार से अगर वो प्रेफरेंस शेयर भी खरीदा होता ना तो उसको भी बेच सकता था। मतलब कि सेम टू सेम जैसे इक्विटी शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है, उसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर को भी खरीदा और बेचा जा सकता है। लॉजिक समझ रहे हो क्या? बहुत आराम आराम से हम लोग सीखे किसके बारे में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में। अब सिंपल सा बात है, इक्विटी शेयर होल्डरों के बारे में हम लोग सीखेंगे कि इक्विटी शेयर उन शेयर्स को कहते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलो इतना कुछ लिख लेना प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, और फिर शुरू करते हैं हम किसके बारे में? इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू बताओ तो? समता अंश कहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर को पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तो अब कोई पूछेगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में तो समझा दोगे? बोलो ना बढ़िया से। एक प्रेफरेंस शेयर के बारे में कोई पूछेगा तो बता सकते हो? तो चलो अब ध्यान दो, इक्विटी शेयर यानी समता अंश के बारे में। क्या होता है समता अंश इक्विटी शेयर? अभी अभी मैंने कहा इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। कितना अच्छा रहता ना ऐसे ही सब डेफिनेशन रहता तो। क्या कहते हो बोलो? नहीं बोलोगे? इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, तो बोलो ना, लिख दे। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स which are not प्रेफरेंस शेयर, यानी इक्विटी शेयर उन शेयर को कहते हैं जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते हैं। अब बाकी की जो भी बातें हैं इक्विटी शेयर के बारे में वो उनकी विशेषताओं में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आ जाओ पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। चलो ध्यान दो, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी इक्विटी शेयर यानी समता अंशों की विशेषताएं। फीचर्स यानी विशेषताएं। तो चलो जानो विशेषताएं क्या होती हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ विशेषताएं जाना इक्विटी शेयर के बारे में, जरा इसके बारे में भी जानिए। तो अभी अभी जब हम प्रेफरेंस शेयर की चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि भाई देखो इक्विटी शेयर होल्डरों को डिविडेंड भी बाद में मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। और कैपिटल का रीपेमेंट तो भुला ही जाइए। इक्विटी शेयर अगर आपके पास है तो भूल जाइए कि कैपिटल का रीपेमेंट भी होने वाला है। हो सकता है जब कंपनी बंद हुई और सारे कर्जों का भुगतान कर दिया गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डरों का पैसा लौटा दिया गया, सारा पेमेंट हो गया, बाद में अगर कुछ बच गया तो इक्विटी शेयर होल्डरों को पेमेंट कर दिया जाएगा। तो बताओ रिस्की है कि नहीं है? प्रॉफिट में भी देखो, डिविडेंड मिलने का अधिकार भी देखो, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। तो बताओ रिस्क है कि नहीं है? बोलो ना, इक्विटी शेयर खरीदना किसी कंपनी का रिस्क है कि नहीं है? लेकिन वही बात, रिस्क है तो पैसा है। चलो देखो इधर, इधर देखो, इधर देखो। तो आपने अभी अभी सीखा जो मैंने बताया उसके मदद से कि सर इक्विटी जो शेयर कैपिटल होता है ना वो रिस्क कैपिटल होता है। क्या होता है? कंपनी का रिस्क कैपिटल होता है। तो लिख सकते हैं क्या? इट इज द रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। बोलो, इट इज अ रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। बोल सकते हैं रिस्क कैपिटल ऑफ द कंपनी। बोलो कोई दिक्कत? ये रिस्क कैपिटल होता है कंपनी का। दूसरा, इट कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन स्टॉक एक्सचेंज। इसको स्टॉक एक्सचेंज में यानी शेयर मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। बताओ जी, खरीदे हो ना इक्विटी शेयर तो बेच भी सकते हो ना। जब अच्छा लगे बेच देना, जब तुमको लगे कि हाँ इतना प्रॉफिट हो रहा है बेच देना। होल्ड करके भी रख सकते हो लंबे समय तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेचा और खरीदा भी जा सकता है सर, तो लिखेंगे
इट कैन बी बॉट, इसको खरीदा जा सकता है, एंड सोल्ड, बेचा जा सकता है। कहां पर? इन स्टॉक एक्सचेंज। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज माने शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज माने लो ना, देखो शेयर मार्केट लिख दे रहे हैं, खुश हो जाओ। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब शेयर मार्केट। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुने होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुने होंगे। उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी, बीएससी या उनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं सर, दुइये को नहीं है। आपको बता दें कि 22 गो या 24 गो स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट है जो काम कर रहे हैं। आप लोग दुइये का नाम जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, 24 गो है टोटल। इन्हीं के द्वारा शेयर मार्केट रेगुलेट किया जाता है। शेयर मार्केट में शेयर खरीदना और बेचना है, ये एक तरह का मार्केट है जहां जाके आपको शेयर खरीदा और बेच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन मार्केट है समझ लीजिए। पहले ऑनलाइन जब नहीं हुआ करता था, इंटरनेट की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पर जाके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में है, हाँ वहां जाके कागज वो खरीदते थे जिसको शेयर कहा जाता था। समझ रहे हो बात? अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया, घर बैठे मोबाइल पे एक क्लिक में आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, एक क्लिक में बेच सकते हो, घर बैठे आराम से, कोई भी काम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। समझ गए? बहुत अच्छा, बहुत सुविधा हो गया इंटरनेट के आने से। चलो ध्यान दो। तीसरा कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डरों के बारे में, इट कैन नॉट बी रिडीम्ड। अभी अभी मैंने कहा था कि इसको पैसा लौटाने वाला कोई काम इसमें नहीं है, तभी तो रिस्की है। इसके इन लोगों का पैसा, इक्विटी शेयर होल्डरों का पैसा वापस नहीं किया जाता है। तो लिखेंगे इट कैन नॉट बी रिडीम्ड, इट कैन नॉट बी रिडीम्ड। इनको पैसा वापस नहीं किया जाएगा ड्यूरिंग, कब सर? कब वापस नहीं किया जाएगा? ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के जीवन काल में तो नहीं किया जाएगा, कंपनी जब मरेगी ना तब देखा जाएगा, बचा पैसा तो दिया जाएगा, नहीं तो जाइए। समझ गए बात? तो कहता है इट कैन नॉट बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के लाइफ टाइम के दौरान तो सर नहीं दिया जाएगा। लॉजिक समझ गए क्या? कंपनी जब तक चलेगी तब तक तो इक्विटी शेयर होल्डरों का पैसा उनको वापस कंपनी की तरफ से नहीं लौटाया जाएगा। वो उनको मन है तो वो चाहे तो आपस में मार्केट में बेच सकते हैं, खरीदे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अब वो लड़का इक्विटी शेयर खरीदा है एमआरएफ टायर का 1,09,000 का, बताओ उम्मीद करेगी कंपनी हमको पैसा वापस करेगी? नहीं करेगी कभी। हाँ, उसको पैसे चाहिए तो वो अपना शेयर किसी और को बेच सकता है, जिस तरीके से खरीदा है उस तरीके से बेच भी सकता है। लॉजिक समझ गए? प्रैक्टिकली हम लोग समझते चल रहे हैं, बोलो। और इक्विटी शेयर होल्डरों के पास राइट होता है, राइट टू वोट, बोलो ना। अभी अभी आपने देखा था प्रेफरेंस शेयर होल्डरों के पास सामान्य तौर पे कोई अधिकार वोटिंग का नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डरों के पास वोट करने का अधिकार होता है। तो इट हैज वोटिंग पावर, सिंपल लिख दे क्या? वोटिंग पावर। इनके पास वोटिंग पावर होता है, बोलो। इनके पास वोटिंग पावर होता है इक्विटी शेयर होल्डरों के पास, बोल सकते हैं इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जब कंपनी में होता है उस समय पर वोट करने का अधिकार इनके पास होता है। कोई दिक्कत? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉफिट में डिविडेंड भी पाते हैं, है कि नहीं? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड पाने का अधिकार होता है, डिविडेंड यानी लाभांश पाने का अधिकार इनके पास होता है। समझ गए बात? बोलो ना। समझ गए क्या होता है इक्विटी शेयर, क्या होता है प्रेफरेंस शेयर? 5 को विशेषता रहने देते हैं, लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, 5 को काफी है। अब अगला टॉपिक जरा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, जो आप लोगों को घर से लिख के लाना है, जिसका नाम है डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। समझ गए बात? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में आपको डिफरेंस तैयार करना है, और डिफरेंस जानते हैं ना कैसे लिखना होता है? जानते हो ना? बोलो ना। डिफरेंस नहीं जानते कैसे लिखते हैं? एक तरफ बेसिस लिख देते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर, ये आपको लिख के लाना है। लॉजिक समझ गए?
ये आपको लिख के लाना है, जो आपके पेज नंबर लिख देते हैं यहां पर, पेज नंबर 14 में दिया हुआ है, पेज नंबर 14 में लिखा हुआ है, लिख के लाइएगा। कैसा लगा आज के क्लास? बढ़िया। कुछ पता चला इक्विटी शेयर होल्डर के बारे, इक्विटी शेयर के बारे में, प्रेफरेंस शेयर के बारे में, जो कंपनी में इस्तेमाल होता है, जिसको लोग खरीदते बेचते हैं शेयर मार्केट में। अभी शेयर मार्केट में और अंदर जाएंगे हम लोग, ठीक है, कैसे शेयर इशू होता है ये सब समझेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, चूंकि समय हो चुका है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।